हेलो स्टूडेंट, अभी हम इस कालखंड में कॉपर का शोधन और लोहे का निष्कर्षण, ये दो टॉपिक पर हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम कॉपर का शोधन देखते हैं। पूर्व कालखंड में हमने तांबा, जिसको अपन फफोलेदार तांबा कहा था, जिसमें 98% तांबा रहते हैं, ऐसा तांबा हमने प्राप्त किया था, जिसको विषमरीकरण प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया था। उसमें अभी भी 2% अशुद्धियाँ हैं, उन अशुद्धियों को हम दूर करते हैं। तो इसके अलग अलग विधियाँ हैं, उनमें से एक मुख्य विधि है विद्युत अपघटनी शोधन। विद्युत अपघटनी शोधन के अंतर्गत उस तांबे का हमको विद्युत अपघटन करना है। तो इसके लिए एक सेल की जरूरत पड़ती है, जिसको इस प्रकार से हम एक सेल बना रहे हैं। सेल में मुख्यतः एक पात्र होता है, ठीक है। पात्र की जरूरत पड़ती है, बिना पात्र के सेल नहीं बनेगा। इसके अलावा उसमें इलेक्ट्रोड होते हैं। ये पात्र है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड, जिसको हिंदी में अपन धनोद और एक को ऋणोद कहते हैं। तो यहाँ पर अभी हमको जो 98% तांबा, जिसे हम फफोलेदार तांबा कहते हैं, इस फफोलेदार तांबा को छड़ के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें जिस तांबे का हमें शोधन करना है, उसको अपन छड़ के रूप में लेते हैं और मोटा छड़ बनाते हैं। ये यहाँ पर मोटा छड़ है, और एक अलग से शुद्ध तांबे का हम पतले छड़ लेते हैं। ये चित्र से स्पष्ट है, एक छड़ जो है मोटा है और एक छड़ पतला है। तो जो मोटा छड़ है वह अशुद्ध तांबे का है, जिसका हमें शोधन करना है। और एक पतला छड़ है जो पहले से ही है, शुद्ध है, इसका हम उपयोग कर रहे हैं इसमें। अब देखिए यहाँ पर ये जो अशुद्ध तांबा है वह एनोड का काम करता है, या एनोड बनाते हैं, और जो शुद्ध तांबा है, जो पतला छड़ है, इसको कैथोड बनाया जाता है। अब यह जो है एक विद्युत अपघटनी सेल है। इसके लिए यहाँ पर विद्युत अपघट्य की आवश्यकता पड़ती है, बिना विद्युत अपघट्य के सेल नहीं बनता। तो इसके लिए यहाँ पर ये है विलयन। ये जो विलयन है, विद्युत अपघट्य है, इसमें मुख्यतः कॉपर सल्फेट, इसका जली विलयन है, करीबन ये 15% है। 15% तांबे के कॉपर सल्फेट का विलयन और सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका सूत्र होता है H2SO4, इसका 5% रहता है, तनु है। इन दोनों को हम यहाँ पर विद्युत अपघट्य के रूप में उपयोग कर रहे हैं। इसको मैं यहाँ पर एक साथ विद्युत अपघट्य, जिसको अंग्रेजी में हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अब इस प्रकार से एनोड हो गया, कैथोड भी हो गया। अब इसको हम बाहरी स्रोत से जोड़ेंगे। ऐसे और छड़ का उपयोग कर सकते हैं, हम अभी केवल एक एक छड़ को लिख रहे हैं। ऐसे चाहें तो और अपन अशुद्ध तांबा माने मोटा छड़, फिर पतला, फिर मोटा, ऐसे और कई श्रृंखला बना सकते हैं इसको। अब यहाँ पर देखिए कैथोड, जिसको अपन ऋणोद कहते हैं,
तो ऋणोद वाले भाग को ऋण भाग से जोड़ेंगे, और ये जो एनोड है जिसको हम धनोद कहते हैं इसको धन भाग से जोड़ेंगे, और आगे विद्युत स्रोत से जोड़ेंगे इसको। और बाहरी विद्युत धारा के स्रोत जब इसमें प्रवाहित करेंगे तो इसका विद्युत अपघटन होगा। रासायनिक अभिक्रिया तब होगी अभी। अब कौन कौन सी अभिक्रियाएं होंगी हम इसको यहाँ पर समझेंगे। अशुद्धि के रूप में यहाँ पर कुछ धातुएं हैं, जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, अशुद्धि क्या क्या हो सकते हैं। इस तांबे में क्या क्या अशुद्धियाँ हैं, इसमें अशुद्धियाँ टीन हो सकता है, लोहा हो सकता है, सोना हो सकता है थोड़ी बहुत मात्रा में, चांदी हो सकते हैं जिसको अपन एजी लिखते हैं, आदि कुछ धातुएं हैं, है ना। ऐसे कुछ अशुद्धियां हो सकती हैं। मुख्यतः ये अधिकांश पाए जाते हैं, टीन, लोहा, सोना Au, और ये है Ag। ये कुछ अधिकांशतः पाए जाने वाली अशुद्धियां हैं। अब क्या होगा, यहाँ से जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तब अशुद्ध तांबा जो है यहाँ पर जो मोटे छड़ में है वह अपना आयन बना करके, धन आयन बना करके वह इस विलयन में से, छड़ में से विलयन में आते हैं, ठीक है। और उसी प्रकार से यहाँ पर जो अशुद्धियाँ हैं जैसे टीन है, लोहा है, ये भी इस प्रकार से यहाँ पर धीरे धीरे घुलने लगते हैं, इस विलयन में घुल जाते हैं। और कुछ जैसे यहाँ पर धातु हैं जैसे Ag, Au, सोना और चांदी, खास करके प्लेटिनम आदि कुछ बहुमूल्य धातुएं भी होती हैं जो कि इस एनोड के नीचे में ऐसा एकत्रित होते हैं, ठीक है। ये जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर है Ag हो सकते हैं, Au हो सकते हैं, प्लेटिनम आदि कुछ बहुमूल्य धातुएं होती हैं जो इस एनोड के नीचे में जमा होने लगते हैं, मानी इस विलयन पर घुलता नहीं है वो, ठीक है। और जो घुल जाता है वो घुल गया, जैसे टीन है, लोहा है, घुल जाते हैं इसमें, लेकिन सोना चांदी जैसे अशुद्धियाँ इसमें घुलते नहीं हैं क्योंकि इसमें रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते इसमें, इनके साथ में। तो इसको हम बोलते हैं एनोड कीचड़। क्या बोलते हैं? एनोड कीचड़। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एनोड मड, MUD, मड माने होता है कीचड़। इसी की हिंदी में और बोलते हैं पंख। ये कुछ बहुमूल्य धातुएं होती हैं। और इस प्रकार से इस विलयन में अभी जो कॉपर सल्फेट है विलयन के रूप में है ये, इसको चाहे तो इस प्रकार से हम AQ भी ऐसा लिख सकते हैं, जली विलयन के रूप में। सल्फ्यूरिक एसिड भी जल साथ घुला हुआ है। तो इस विलयन में जो कॉपर आयन है वह एनोड की ओर चलती है। कॉपर आयन में समझाने इस प्रकार लिखता हूँ, इसमें कॉपर आयन जो विलयन में भी उपस्थित है यह ऋणोद की ओर अर्थात कैथोड की ओर जाकर जमा होने लगते हैं। और इस प्रकार से ये जो शुद्ध तांबा है उसमें चांदी, ये तांबा के और परत जमते जाते हैं, और इस प्रकार से यहाँ से जो अशुद्धि है वो हम उसको तांबा से दूर कर सकते हैं। और इस प्रकार हमको इस प्रक्रिया के द्वारा 99.99% 99.99% तांबा प्राप्त होता है, अर्थात उसमें अशुद्धि बहुत ही कम हो जाती है, 0.01%, ठीक है। 99.99% तांबा रहते हैं, पूरा 100 तो नहीं है, बहुत ही नहीं के बराबर उसमें अशुद्धि है। तो इस प्रकार से ये प्रक्रम है वो विद्युत अपघटनी शोधन कहलाती है। आगे चले अपन, हमारा दूसरा टॉपिक है लोहा का निष्कर्षण। तो सर्वप्रथम जैसे तांबा का हम अध्ययन किए, तांबे का धातु कर्म, ऐसे हम लोहे का धातु कर्म यहाँ पर अध्ययन करेंगे। पहले अपन देखें इसमें लोहा, इसका संकेत क्या होता है? Fe। ये संकेत है, इसका परमाणु क्रमांक
26 होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें अपन इसका, बोर बरी नियम के अनुसार में पहले कोष में 2, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कोष में 18 हो सकते हैं लेकिन सीधा 18 नहीं होते, पहले 8 तक भर सकते हैं। फिर अगले कोष में जाते हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। अभी तक गिनती करेंगे तो 2 8 10 8 18 2 20 और 6 चाहिए, तो वही जो 6 इलेक्ट्रॉन है वह तीसरे कोष में आते हैं, माने जो बचा हुआ है। तो इस प्रकार से जब इसको 6 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 और 6 14 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 2 8 14 2 है। ठीक है, ये सामान्यतः इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं। अब इसको हम देखें तो आवर्त सारणी में 8वें वर्ग में, वर्ग की बात करें अपन तो यह 8वें वर्ग में है, ग्रुप नंबर 8 में, डी ब्लॉक का तत्व है, डी ब्लॉक में। और कौन से आवर्त में है अपन देखें तो देखिए यहीं से हमको ज्ञात हो जाएगा आवर्त। इसमें कुल मिलाकर के 4 कोष दिखाई दे रहे हैं। पहला कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कोष में 14, चौथे कोष में 2। तो जितने कोष होते हैं वही आवर्तों की संख्या होती है, या आवर्त जितने होते हैं उतने ही कोष होते हैं। तो कौन से आवर्त में है ये, चौथे आवर्त में, आवर्त नंबर 4 पर है, और वर्ग नंबर कहाँ पर है, 8 है इसमें। ठीक है, चलिए अब आगे इसको हम देखते हैं इसकी प्राप्ति। वह अयस्क के रूप में कौन कौन से अयस्क के रूप में होते हैं, इसका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। लोहा के अयस्क, हेडिंग डाल लीजिए, लोहा के अयस्क। एक है इसमें ऑक्साइड के रूप में, जिसका सूत्र है Fe2O3, इसको कहते हैं हेमेटाइट। और ये मुख्यतः अधिकांश इसी रूप में पाए जाते हैं, ऑक्साइड के रूप में। दूसरा और ऑक्साइड है Fe3O4, 3 आयरन 4 ऑक्सीजन, अभी सूत्र की दृष्टि से इसको कहते हैं मैग्नेटाइट। ये चुंबकीय कहते हैं, इसी से शब्द बना है मैग्नेट शब्द, इसमें चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। ऐसे और भी ऑक्साइड के रूप में होते हैं, लेकिन वह जल योजित होते हैं, जिसको हम लाइमोनाइट के नाम से जानते हैं। एक नाम यहां पर लिख रहा हूं मैं, लाइमोनाइट। ये क्या है, यहाँ पर जो फेरिक ऑक्साइड हैं इसके जल योजित हैं। देखिए यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड का सूत्र है Fe2O3, और इसमें जल भी हैं, लेकिन यहाँ पर सूत्र की दृष्टि से अपन देखेंगे संख्या, अभी तो केवल यहाँ जल उपस्थित है, लेकिन एक अणु की दृष्टि से अपन देखते हैं तो इसमें मुख्यतः 2 अणु यहाँ पर Fe2O3 और 3 अणु जल, यदि सूत्र लिखते हैं लाइमोनाइट सूत्र है, 2 है Fe2O3 और 3 अणु जल है। तो ये जल योजित ऑक्साइड हैं, ये सामान्यतः केवल ऑक्साइड हैं, ये जल योजित ऑक्साइड हैं। ये 3 रूप हो गया। उसी प्रकार से चौथे रूप कार्बोनेट के रूप में देखें अपन, जिसमें FeCO3 आयरन का कार्बोनेट है, CO3 यानी कार्बोनेट, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट होता है ऐसा ही आयरन का भी कार्बोनेट, इसको हम सीडेराइट कहते हैं, सीडेराइट, अयस्क में हम इसको सीडेराइट कहते हैं। इसी को और बोलते हैं पटलित लोहा, पटलित लोहा। अभी इसको हम यहाँ पर सीडेराइट के नाम से जानते हैं। और एक सल्फाइड के रूप में 5वां नाम यहाँ पर लेते हैं, इसमें FeS2। जैसे हम लोग देखते हैं कॉपर के भी सल्फाइड होते हैं, वैसे ही आयरन के भी सल्फाइड होते हैं, इसको हम आयरन पाइराइट कहते हैं। देखो इसको कहीं कहीं आपको पाइराइटिज भी सुनने को मिलेगा, पाइराइट या पाइराइटिज दोनों एक ही हैं। आप आयरन पाइराइट कहो चाहे आयरन पाइराइटिज कहो,
वो अलग अलग नहीं है। तो ये FeS2 है, आयरन के सल्फाइड हैं। अभी तक यहाँ पर बात कर रहे थे ऑक्साइड हो गए 3, लेकिन ये जलयोजित ऑक्साइड हैं, सीडेराइट कार्बोनेट हैं, और यहाँ पर ये सल्फाइड है। ऐसे हम एक सल्फाइड और पढ़ते हैं, हमने तांबा के संदर्भ में पढ़ा कॉपर पाइराइट। सूत्र क्या उसका, CuFeS2, जिसमें हम इस प्रकार से लिखे थे, इसको अलग से CuS भी है और FeS भी है। तो देखिए यहाँ पर ये आयरन के सल्फाइड भी यहाँ पर भी है, ठीक है ना। इसका नाम क्या होता है, कॉपर पाइराइट। तो इस कॉपर पाइराइट में भी आयरन के सल्फाइड पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये मुख्यतः ऑक्साइड, जलयोजित ऑक्साइड, कार्बोनेट और सल्फाइड के रूप में मुख्यतः पाए जाते हैं। इसमें से हम जब निष्कर्षण करेंगे तो हेमेटाइट से हम इसका निष्कर्षण करते हैं। ये जो मैग्नेटाइट है इसका चुंबकीय गुण होता है, तो इसका मुख्यतः हमारे देश में हेमेटाइट, या हमारे देश में क्या कहीं पर भी अपन देखते हैं इसमें, जहाँ पर भूपर्पट्टी में हम प्राप्त करते हैं, अधिकांश इसी रूप में ऑक्साइड के रूप में, हेमेटाइट के रूप में पाए जाते हैं। हमारे दंतेवाड़ा जिला के जो बैलाडीला पहाड़ी हैं, पूरे विश्व में लौह खदान के लिए वह प्रसिद्ध है, पूरे विश्व में। तो वहाँ पर जो प्राप्त होते हैं वह हेमेटाइट के रूप में पाए जाते हैं, Fe2O3, और जिसका उस लौह अयस्क का जो उपयोग है आंध्र प्रदेश के जो विशाखापट्टनम है वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। और हमारे दुर्ग जिला में भी कुछ जगह हैं, वहाँ से हम भिलाई के जो स्टील प्लांट हैं उसमें उसका सप्लाई किया जाता है इसमें। तो जैसे यहाँ पर सब जानते हैं कुछ स्थान जहाँ से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है वह बैलाडीला क्षेत्र, जिसको अपन सब जानते हैं एक नाम और NMDC सुने होंगे, NMDC, जो हमारे बस्तर संभाग में जो छात्र छात्राएं होती हैं, प्रतिभावान छात्र छात्राएं, उनको वह छात्रवृत्ति प्रदान करती है। तो उसी NMDC, जिसको अपन पूरा नाम लेंगे तो इसमें N का मतलब नेशनल है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, इनके द्वारा यह संचालित हो रही है। दंतेवाड़ा का जो बैलाडीला क्षेत्र में जो लौह अयस्क पाए जाते हैं, तो वहाँ से किस प्रकार से हम इसको लोहा प्राप्त करेंगे इसके बारे में हम इसको समझेंगे। तो हमको यहाँ पर निष्कर्षण क्या हासिल करना है इसमें, हेमेटाइट से। तो आगे हेडिंग डाल देंगे, हेमेटाइट से लोहे का निष्कर्षण। तो हेमेटाइट से कैसे प्राप्त करेंगे, हम इसको समझ चुके हैं सूत्र को, Fe2O3, ये ऑक्साइड है। तो सर्वप्रथम पहला काम क्या होता है, अयस्कों को पीसना। अयस्क को जब हम पहले पीसेंगे तो उसके लिए दलित्र की आवश्यकता होती है। उसके बाद फिर इसको बारीक स्टेम मिल के सहायता से क्या करते हैं, उसको बारीक पीस लेते हैं। ये सामान्य काम है। दूसरा काम हम देखते हैं, पीसने के बाद क्या करते हैं अपन, मुख्य जो काम है वह सांद्रण है। तो यहाँ पर देखिए ऑक्साइड है, तो ऑक्साइड होने के कारण से इसका जो सांद्रण है वह मुख्यतः दो विधियों द्वारा होता है। एक है गुरुत्व पृथक्करण विधि। गुरुत्व पृथक्करण विधि में हमने ये समझा था कि यदि ऑक्साइड हैं या कार्बोनेट हैं तो उनका सांद्रण गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा होता है। और इसको जल की अधिक मात्रा के साथ जब खलबलाते हैं तो उसमें जो
खास करके मिट्टी आदि अशुद्धियाँ, अधात्री जिसको कहते हैं, गेंग, वो ऊपर से बाहर निकल जाती है, जिसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। और एक उसी लोहा में कुछ मात्रा में एफिक्रियोपोर, मैग्नेटाइट भी होते हैं, तो चुंबकीय गुण भी पाए जाते हैं। इसीलिए हम उसको दूसरे यहाँ से जो प्राप्त हुआ है उसको और ज़्यादा शुद्धिकरण करने के लिए, जो चुंबकीय गुण हैं उसको दूर करने के लिए हम दूसरा विधि कौन सा उपयोग करेंगे यहाँ पर? विद्युत चुंबकीय पृथक्करण। ये दोनों विधि का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों प्रकार की अशुद्धियां इसमें पाई जाती हैं। अब आगे सांद्रण करने के पश्चात हम उसको अगला स्टेप लेते हैं, जिसे क्या कहते हैं अपन दूसरा शब्द में? सांद्रण के पश्चात या तो भर्जन होगा या तो निस्तापन होगा। तो चूंकि हमारा जो अयस्क है वह ऑक्साइड है, इसलिए हम उसको किस में करते हैं? इसमें ऑक्साइड के लिए अगला प्रक्रम क्या होता है? निस्तापन। भर्जन तभी लागू होगा जब अयस्क सल्फाइड हो। कार्बोनेट या ऑक्साइड होने पर निस्तापन किया जाता है इसमें। तो निस्तापन में क्या करते हैं? अभी तक जो सांद्रित अयस्क है इसको एक बंद भट्टी में लेकर क्या करते हैं? अपन गर्म करते हैं। तो यहाँ से निस्तापन से, क्योंकि हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, इसलिए हमको ज़्यादा इसके बारे में डिटेल से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है इसमें। तो फिर भी यहाँ पर मैं केवल संक्षिप्त में लिख रहा हूँ। सांद्रित अयस्क को वायु की, देखो यहाँ पर अभी तक हम लोग वायु की अनुपस्थिति पढ़ रहे थे, यहाँ पर कुछ मात्रा में वायु की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ कार्बोनेट आदि भी उसके साथ में हो सकते हैं, यहाँ पर ऐसे होते हैं लोहा में, इसलिए ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ रही है, लेकिन बंद भट्टी है। इस निस्तापन के प्रक्रम में जो सांद्रित अयस्क है उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में बंद भट्टी में क्या करते हैं? इसको गर्म करते हैं। तो क्या होगा यहाँ से? उसमें परिवर्तन क्या क्या होते हैं? जितने भी नमी होते हैं क्या हो जाते हैं? यहाँ से दूर हो जाते हैं। कुछ सल्फर की अशुद्धियाँ होती हैं, यह सल्फर डाइऑक्साइड बना करके दूर हो जाते हैं। अयस्क क्या हो जाते हैं? यहाँ से सरंध्र हो जाते हैं, ठीक है, जो आगे के अपचन के लिए सहयोग करते हैं। इस प्रकार से ये सामान्यतः परिवर्तन हमको देखने को मिलता है। अब आगे चलें, इसमें जिसका निस्तापन हो चुका है, जिसको हम कहते हैं निस्तापित अयस्क, उसको वात्या भट्टी में लेकर के क्या करते हैं? प्रगलन कराते हैं। अगला पद क्या होगा? प्रगलन। ये तीसरा मुख्य पद है। प्रगलन इसमें होता है वात्या भट्टी में, जैसे हम तांबे का पढ़े थे वैसा ही। ये देखिए यहाँ पर एक वात्या भट्टी का यहाँ पर चित्र बनाया जा रहा है। इसमें यह एक स्टील का बना होता है और इसके अंदर का जो भाग है वह अग्निसह ईंटों से बनी होती है। अग्निसह ईंट या ईंटों से बनी होती है और इसमें वायु को भेजने के लिए धोकनी होता है। यहाँ से वायु को अंदर में भेजा जाएगा, इसको अपन फायर कहते हैं या धोकनी। हवा अंदर भेजा जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे इसमें चार्ज को भरने के लिए
दोहरी कप और कोन व्यवस्था इसमें पाए जाते हैं। ये है दोहरी डबल, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं अपन कप और कोन व्यवस्था। यहां से चार्ज को भरा जाएगा इसमें, ये चार्ज को भरने का जगह है इसमें। अब यहां से इस चार्ज में क्या क्या होंगे इसको अब थोड़ा देखिए। इसमें अंदर में तो यहां पर चार्ज रहेगा, ऊपर से धीरे धीरे जब गिरते जाएंगे तो ऊपर से जब गिरते जाएंगे तो इकट्ठा नहीं गिरेगा, ध्यान समझिए अच्छे से। ये धीरे 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 गिरते हैं, जब ऐसा गिराएंगे ऊपर से चार्ज को तो धीरे 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 गिरेगा। और इसके अंदर का तापमान सब जगह अलग अलग है, एक समान नहीं है। ऊपर से तापमान कम है, ये 600 अंश सेंटीग्रेड से स्टार्ट होता है, 600 700 क्रम से ऐसा धीरे धीरे, और इसमें करीबन आते आते 1700-1800 अंश सेंटीग्रेड ताप बन जाते हैं इसमें। तो ऊपर से एक साथ अलग अलग तापमान पर आते हैं और उसमें बदलते बदलते अंत में हमको लोहा प्राप्त होगा। अच्छे से गौर से समझ लेंगे। चार्ज में क्या क्या होगा वो भी देख लेंगे। इसमें चार्ज में होगा अभी तक जो निस्तापन हो चुका है, इसको कौन सा अयस्क कहते हैं अपन, निस्तापित अयस्क। दूसरा इसमें है कार्बन, जिसको यहाँ पर अपचायक के रूप में लिया जाता है। और एक है गालक, गालक के रूप में यहाँ पर चूने का पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि इसमें रेत की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, अम्लीय गालक, अम्लीय अशुद्धियाँ होती हैं, इसीलिए क्षारीय गालक की जरूरत पड़ती है। तो तीन चीज़ यहाँ पर बढ़ रहे हैं, निस्तापित अयस्क को, कोक को, इसका संकेत सी है, और चूने का पत्थर, ठीक है, वो भी डोलोमाइट पत्थर के रूप में लिया जाता है। तो इस प्रकार से ऊपर से भरेंगे, ऊपर से जब गिराएंगे तो धीरे धीरे गिरते आएंगे। व्यर्थ गैसों को जाने के लिए यहाँ पर ऊपरी भाग में कोने पर छेद होते हैं। यहाँ से जो भी व्यर्थ गैस होगा, व्यर्थ गैस, इसके लिए मार्ग है। नीचे में आप ध्यान रखेंगे, इसमें नीचे में जहाँ पर हमको धातु प्राप्त होंगे उसमें दो छेद होते हैं, ऊपर वाला छेद और नीचे वाला छेद। तो नीचे भाग का जो ऊपर का छेद है, इसमें धातु मल के लिए मार्ग होता है, धातु मल। और यहाँ पर अंत में हमको जो लोहा प्राप्त होगा उसके लिए यहाँ पर, इसको अपन इस विधि में जो लोहा प्राप्त होते हैं इसको हम ढलुआ लोहा कहते हैं, ढलुआ लोहा। इसी को कच्चा लोहा भी कहते हैं, पिग आयरन। तो कैसे बनेगा आप थोड़ा इसमें विस्तार समझें। इसमें रासायनिक परिवर्तन की दृष्टि से देखें अपन, इसमें कोक मिलाए हैं अपन। कोक माने क्या होता है यहाँ पर, कार्बन। दूसरा ऑक्सीजन गैस भेजा जा रहा है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन से क्रिया हो रही है। तो यहाँ पर करीबन 1500 से लेकर के 1600 अंश सेंटीग्रेड तापमान को विशेष रूप से ध्यान देंगे इसमें। 1500 से लेकर के, अर्थात ये अंदर का यहाँ पर लगभग मान लीजिए ये रीजन जो है यहाँ पर है, ये करीबन यहाँ पर तापमान 1500 से 1600 अंश सेंटीग्रेड वाला क्षेत्र है। ऊपर जाते जाएंगे धीरे 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 तापमान कम होता जाएगा इसमें। तो इस मानिए इस एरिया पर कम से कम जब गिराएंगे चूना यहाँ पर इस प्रकार से, तो क्या बनते हैं, कार्बन के डाइऑक्साइड, एक गैस के रूप में बनता है। आगे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ऐसे ऊपर तरफ चलने लगेगा। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऊपर तरफ निकलती है तो और जो कार्बन होते हैं कोक के रूप में, उनसे पुनः क्रिया हो जाती है और इसी 1500 से 1600 अंश सेंटीग्रेड ताप पर यह कार्बन का मोनोऑक्साइड गैस बना लेते हैं। एक गैस के रूप में जी लिखा जा रहा है, इसको समीकरण को बैलेंस कर लें, 2 कार्बन 2 ऑक्सीजन। तो कार्बन भी अपचायक है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी अपचायक है। अब आगे देखिए, ये जो बना हुआ कार्बन का मोनोऑक्साइड है, इसको स्मॉल लेटर में लिखना है, दोनों कैपिटल लेटर में है, या तो कोबाल्ट धातु हो जाएगा वो लिखने के लिए। अब आगे देखिए, हम लोग अयस्क क्या लिए हैं यहाँ पर, अयस्क में है इसमें फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, उसका सूत्र है Fe2O3। इसके साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड अपचायक हैं, इसलिए यहाँ पर एक क्रिया होगी और करीबन तापमान है इसका 600 अंश सेंटीग्रेड ताप, यानी कि यहाँ पर ध्यान समझेंगे ये शुरू के तापमान है
600 से लगभग स्टार्ट होते हैं, धीरे धीरे बढ़ते आएंगे, 1500-1600 यहाँ पर आते हैं इसमें। तो ऊपर एरिया में किस प्रकार से बिखरा उसको देखेंगे इसमें। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इसके ऑक्सीजन को स्वयं ग्रहण कर लेते हैं क्योंकि अपचायक हैं। तो ये जो फेरिक ऑक्साइड है, ये समझेंगे सूत्र को, Fe3+ है यहाँ पर, ये 3 इसका प्लस है, इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। तो फेरिक का जब भी अपचयन होगा तो फेरस बनेगा शुरू में, इक से अस नाम में। तो फेरस ऑक्साइड, उस फेरस ऑक्साइड का सूत्र होता है FeO, फेरस ऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना लेंगे, कार्बन का डाइऑक्साइड गैस। ये बार बार बन ही रहा है इसमें। और आगे जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और जो कार्बन के साथ में पुनः ऐसा कार्बन मोनोऑक्साइड बार बार चलते रहेंगे प्रक्रिया इसमें। आगे देखिए, थोड़ा समीकरण को बैलेंस कर लें। 2 Fe है, यहाँ पर भी 2 से गुणा कर दें। ऑक्सीजन भी बराबर में 3 और 1 4, एक कार्बन है। अब आगे इसी को देखेंगे, जो फेरस ऑक्साइड बन चुका है, फेरस ऑक्साइड, यह पुनः, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये अपचायक होते हैं, उससे पुनः क्रिया करेगा और यहाँ से बनेंगे कार्बन का डाइऑक्साइड तो बनना चाहिए, मोनोऑक्साइड से क्या बनेगा, डाइऑक्साइड। और जो भी फेरस है, फेरस का ऑक्साइड, ये फेरस से बनेगा धातु। इक से बना अस नाम में, फेरिक से फेरस, अब अस से क्या बनने वाला है, धातु बनेगा, अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पर धातु बना देंगे Fe, ये सूत्र बने यहाँ से। और ये करीबन तापमान इसका होता है 750 अंश सेंटीग्रेड, 750 अंश सेंटीग्रेड, माने लगभग समझ लीजिए 600 है, तो धीरे धीरे कम इस प्रकार से रीजन में आएंगे। और इस लोहा को हम बोलते हैं स्पंज आयरन। यहाँ से जो लोहा प्राप्त होगा इसका नाम क्या है, स्पंज आयरन या स्पंजी लोहा कहते हैं। इसमें छोटे छोटे छेद हो जाते हैं स्पंज जैसा, और इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। आपने सुना होगा हमारे छत्तीसगढ़ में, रायगढ़ जिले में, स्वयं रायगढ़ में ही, खास रायगढ़ में जिंदल स्टील प्लांट सुने होगा आपने। ये स्पंज आयरन का सबसे बड़ा, हमारे एशिया का बहुत बड़ा सेंटर है, माने वहाँ पर स्टील स्पंज आयरन बनाया जाता है। तो ये स्पंज आयरन कब बनते हैं, जब तापमान कितना होता है, करीबन 750 सेंटीग्रेड में बन जाते हैं। और फिर यहाँ से जो स्पंज आयरन बना हुआ है वो धीरे 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 सब नीचे आते जाते हैं, ठीक है। तो अपने साथ कुछ मात्रा में कार्बन, सिलिकॉन, मैग्नीज, ऐसे कुछ और अशुद्धियाँ या कार्बन है, मैं कुछ अशुद्धियों का नाम अलग से लिख रहा हूँ। कार्बन तो है उसमें ऑलरेडी, उसी प्रकार से कुछ मात्रा में मैग्नीज, कुछ मात्रा में सल्फर, ऐसे अशुद्धियाँ भी उसमें समा जाते हैं इसमें, ठीक है। और इस प्रकार से हमको अंत में लोहा के साथ में वो पाए जाते हैं, ऐसे धीरे धीरे प्राप्त होगा। अब आगे देखें और क्या क्या इसमें परिवर्तन होंगे। ये हमको जो प्राप्त करना था प्राप्त हो गया। अब थोड़ा आगे देखें समीकरण की दृष्टि से, इसमें हमने गालक के रूप में चूने का पत्थर डाला है, जिसको डोलोमाइट पत्थर के नाम से यहाँ पर जान रहे हैं, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट भी है और मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो ये करीबन 1100 अंश सेंटीग्रेड तापमान पर, जब तापमान करीबन इसके ऊपर में रहेगा 750 से नीचे में, वहाँ पर भी परिवर्तन हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होते हैं, चूना बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। चूना बन गया है पर, और चूना इस प्रकार से और नीचे आ रहे हैं। और उसमें मुख्य रूप से अशुद्धि के रूप में यदि कहेंगे तो अभी भी रेत की अशुद्धि पाई जाती है, जो हेमेटाइट लिया गया इसमें। तो अशुद्धि हो गया सिलिका, यह अशुद्धि के रूप में है, जो कि उस हेमेटाइट में उपस्थित है। और यहाँ पर जो गालक है चूना, एक क्षारी गालक है अम्लीय अशुद्धि को दूर करने के लिए। तो क्या बना है यहाँ पर है CaSiO3, कैल्शियम का सिलिकेट, जिसको अपन धातु मल कहते हैं। इस प्रकार से धातु मल यहाँ पर चित्र में देखिए, सबसे नीचे भाग के जो ऊपरी छेद है, यहाँ से धातु मल, क्योंकि उसका घनत्व कम होता है, ऊपर में तैरते रहता है। और जो धातु हैं अधिक घनत्व उसका भारी होता है, अधिक होते हैं, इसलिए वो नीचे तरफ इस प्रकार से पिघले रूप में हमको यहाँ पर प्राप्त होंगे। और यहाँ से जो लोहा प्राप्त होता है, इसको क्या कहते हैं अपन, ढलवां लोहा कहते हैं। जो बनेगा उसको हम ढाल करके उसका उपयोग करते हैं। इसको और कहते हैं कच्चा लोहा, इसके दूसरा नाम कच्चा लोहा। अंग्रेजी में इसको अलग अलग नाम है। एक नाम होता है पिग आयरन, अंग्रेजी में इसको और क्या बोलते हैं, पिग आयरन। पिग माने से होता है सुअर, पिग माने सुअर,
तो सुअर का मतलब सीधा रंग की दृष्टि से देखेंगे तो काला रंग, ठीक है ना। सुअर का रंग क्या होता है, अक्सर काला, ऐसे सफ़ेद भी होते हैं लेकिन अधिकांशतः काले होते हैं। तो जैसे उसका सुअर का कलर होता है काले रंग का, वैसा ही वो काले रंग के प्राप्त होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें कार्बन की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है। लोहा तो ही है, लोहा में अशुद्धि, मुख्य अशुद्धि क्या है, यहाँ पर कार्बन होते हैं, इसीलिए वह काला रंग का दिखाई देता है। और यहीं से फिर हम इसको आगे अलग अलग प्रकार के स्टील आदि बनाने के इसका उपयोग करते हैं, और अन्य प्रकार के सामान्यतः कुछ उपयोग दूसरे प्रकार से ढल वहन का करते हैं इसमें। जैसे हम लोग घरों में देखते हैं फावड़ा आदि, फावड़ा वो सब इसी प्रकार के आयरन से बने हुए हैं। उसको ढाल करके बनाया गया, सांचा में ढाल दिए तो जिस आकृति का बनाना है वहाँ से बन जाएगा इसमें। तो ये होगा यहाँ पर ढलवा लोहा बनाना। यदि दूसरे शब्दों में कहेंगे तो क्या होगा, ये ढलवा लोहा बनेगा। अभी जो ये वात्या भट्टी का चित्र है, और इसकी जो ऊंचाई होती है करीबन 40 मीटर होती है, और इसका जो व्यास होता है सबसे ज़्यादा व्यास कम से कम 5 से 8 मीटर होती है। 5 से 8 मीटर बहुत बड़ा व्यास है, और 40 मीटर इसकी ऊंचाई होती है। और जो भी व्यर्थ गैस सभी कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे वो सब ऊपर से बाहर निकल जाएगा। और इस प्रकार से हमको यहाँ से ढलवा लोहा या कच्चा लोहा प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर हमारे जो टॉपिक हैं इसमें आपने अलग से इसके पूर्व पाठ में पढ़ चुके हैं स्टील बनाना। तो स्टील मुख्यतः ढलवा लोहा और पिटवा लोहा से बनाए जाते हैं। इसके बारे में आपने इसके पूर्व जो अध्याय है उसमें आपने पढ़ लिया इसमें। अब आगे चलेंगे अपन लोहा से संबंधित और जो टॉपिक हैं। एक टॉपिक है इसमें संख्यारण। संख्यारण के बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना है इसमें। संख्यारण, इसको अपन अंग्रेजी में कोरोजन कहते हैं। सामान्य शब्द में कहें तो जंग लगना, सब जानते हो, लोहे में जंग लगना। तो क्या है संख्यारण, इस प्रक्रिया को हम समझें। इसमें धातु जो है वायुमंडलीय गैस, अब बताइए वायुमंडल में मुख्यतः कौन कौन सी गैस होती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन क्रिया की दृष्टि से, रासायनिक क्रिया की दृष्टि से नाइट्रोजन की तो क्रियाशीलता बहुत ही कम होती है, इसको हम मानते नहीं इसमें। मुख्यतः यहाँ पर समझने के लिए हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, तो अभी और समझने के लिए हम समझ सकते हैं ऑक्सीजन सीधे सीधे शब्दों में, लेकिन हमको अभी ऑक्सीजन नहीं कहना है, परिभाषा की दृष्टि से क्या बोलना है अपन को, वायुमंडलीय गैस। तो धातु जो है वायुमंडलीय गैस से क्रिया करती है वायुमंडलीय नमी की उपस्थिति में। वायुमंडलीय नमी, वायुमंडल में नमी है, नमी माने जल है, जल वाष्प है, उसकी उपस्थिति में उस ऑक्सीजन या वायुमंडल गैस से धातु क्रिया करता है और एक अवांछनीय पदार्थ बनते हैं। अवांछनीय पदार्थ, अवांछनीय का मतलब, अवांछनीय का सीधा मतलब है जो हमें नहीं चाहिए, हमारी इच्छा नहीं है कि ऐसा हो। वांछनीय माने जो हमको चाहिए, अवांछनीय का सामान्य शब्द में है जिसको हमें नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा बन रहा है इसमें, है ना, अवांछनीय पदार्थ। और सामान्यतः ऑक्साइड होते हैं। पदार्थ तो बनेगा लेकिन अधिकांशतः क्या बनेंगे, ऑक्साइड में बदलेगा। तो इस पूरे प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, संख्यारण। तो एक बार इसको शास्त्रीय ढंग से हम थोड़ा परिभाषा के रूप में कैसा कहेंगे, इसमें वायुमंडलीय नमी की उपस्थिति में किसी भी धातु का वायुमंडलीय गैस से क्रिया करने पर धीमे गति से, देखो तुरंत नहीं होता है, धीमे गति से
अवांछनीय पदार्थ सामान्यतः ऑक्साइड में बदलने की जो प्रक्रिया होती है इसको क्या कहते हैं अपन? संख्यारण कहते हैं। ये तुरंत एक दिन में नहीं होगा। जंग आपने देखा होगा, जंग लगना, और अंत में जो पदार्थ बनते हैं यहाँ पर जो सामान्यतः ऑक्साइड होते हैं वो, इसको हम नाम देते हैं जंग कहते हैं। जो पदार्थ बना उसको क्या बोलते हैं? जंग, अवांछित पदार्थ। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं रस्ट, RUST। सब देखे होंगे, लोहा में भूरा रंग का जंग लगता है ना? भूरा रंग का जंग लगता है। आपने देखा होगा चांदी के सतह मलिन हो जाते हैं धीरे धीरे। तांबा देखा होगा, हरा हो जाता है। तांबा है, कांसा है, धीरे धीरे देखोगे धीरे धीरे हरा हो जाता है रखे रखे। वो क्या हो रहा है? वो जंग लग रहा है या जंग लग गया उसमें। और प्रक्रिया कौन सा है वहाँ पर? वो संख्यारण है। हम इसको सामान्यतः बचाने के लिए कई प्रकार के उपयोग करते हैं। जैसे लोहा में हम पेंट लगा देते हैं, है ना? हमारे स्कूल में देखते होंगे, जहाँ जहाँ लोहा के टेबल रहते उसमें पेंट कर दिया गया था। क्यों? जंग से बचाने के लिए या उस संख्यारण से बचाने, क्यों खराब हो रहा है उसका मतलब। अब एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन का मतलब जो लोहा है उसका, जैसे उदाहरण के लिए मैं अभी लोहा समझ रहा हूँ इसमें। चलिए, ये जो लोहा है ये अंत में ऑक्साइड बन जाएगा, तो उसका सूत्र बदल गया, और सूत्र जब बदल जाएगा वह रासायनिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, फिर से हम उस जंग से लोहा प्राप्त नहीं कर सकते। कि ऐसा नहीं कि उसको घसीट दोगे, उसको निकाल दोगे तो लोहा बन जाएगा, ऐसा नहीं है। ये कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। और इसको हम किस प्रकार से, उसकी जो प्रक्रिया है उसको हम समझेंगे, तो उसके लिए सिद्धांत हैं। उसको नाम देते हैं जंग लगने का विद्युत रासायनिक सिद्धांत। तो क्या क्या होते हैं इसको पहले समझेंगे। इसमें अपन सामान्यतः जंग लगने का विद्युत रासायनिक सिद्धांत। देखो यहाँ पर ये विद्युत रासायनिक सिद्धांत क्या है? तो एक सेल बनेगा, जैसे हम घरों में सेल प्रयोग करते हैं ऐसा ये सेल की भांति काम करेगा। और सेल में क्या क्या होते हैं देखिए यहाँ पर, इसको नाम दिया गया इसमें संख्यारण सेल। जैसे हम शुष्क सेल बोलते हैं, यहाँ पर उस सेल क्या होगा? ये संख्यारण सेल। सेल में क्या करते हैं समझ लीजिए। सेल में होता है पात्र होते हैं, पहला काम होता है, बिना पात्र के सेल नहीं बनेगा। तो यहाँ पर जब जंग लगेगा तब वहाँ पर जो लोहे का सतह है, लोहे का सतह, वह पात्र के रूप में काम करेगा। दूसरा होता है एनोड और कैथोड, जिसको इलेक्ट्रोड कहते हैं अपन। एनोड और एक क्या होते हैं यहाँ पर? कैथोड, जिसको संक्षिप्त में कहें तो इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पर कौन कौन होंगे? तो जो शुद्ध लोहा होते हैं, शुद्ध लोहा, क्योंकि हम अभी लोहे के बारे में पढ़ रहे हैं। शुद्ध लोहा एनोड की भांति काम करेगा, और उसमें जो अशुद्धि रहेंगे लोहा में, यदि लोहा में अशुद्धि नहीं है तो जंग नहीं लगेगा, अशुद्धि तभी लगेगा। तो शुद्ध लोहा एनोड, और जो अशुद्धि वाला भाग है, अभी समझने के मैं इसको अशुद्ध लोहा लिख रहा हूँ। लोहे का अशुद्धि वाला भाग वह कैथोड की भांति काम करेगा। और तीसरी चीज जरूरत पड़ती है विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य इसमें है जो नमी में घुला हुआ है गैस, खास करके ऑक्सीजन गैस, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस समझ लें। और एक होता है, जरूरत पड़ती है विलायक। तो यहाँ पर जो विलायक है वह नमी, जिसका सूत्र है H2O। हमेशा ध्यान समझेंगे, कोई भी सेल हो दुनिया में ये चार चीज़ों से बनता है, पात्र, एनोड कैथोड, विद्युत अपघट्य और विलायक। तो इसमें इस प्रकार से ये अलग अलग प्रकार के यहाँ पर उपस्थिति है। और इसी से आगे इसमें एक सेल बनेगा और सेल की अभिक्रिया होगी। उस प्रकार कैसे अभिक्रिया होगी, उसके विद्युत रासायनिक सिद्धांत, उसके बारे में हम अगले जो कालखंड होगा हम उसमें उसको समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।